हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच से एकेडमिक एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं इन्हीं 7 फिगर ऑफ स्पीच पर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन का MCQs आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बट आज की इस वीडियो में हम लोग 7 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसमें एसिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया और हाइपरबोली, इन 7 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सिमिली। सिमिली में क्या होता है? दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन कराई जाती है। टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज आर यूज्ड। इसमें दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होती है एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो होता है लाइक सो एज का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। इसमें क्या हो रहा है? लव का कंपैरिजन रेड रोज से हो रहा है। कंपैरिजन का जो वर्ड है लाइक प्रयोग किया गया है। सो माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। लव का कंपैरिजन रेड रोज से एंड कंपैरिजन का वर्ड लाइक, सो दिस विल बी द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड, योर फेस इज एज अ बुक वेयर मेन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। सो यहाँ फेस का कंपैरिजन बुक से हो रहा है। फेस का कंपैरिजन बुक से हो रहा है। इसमें कंपैरिजन का जो वर्ड है वो एज प्रयोग है। सो दिस वुड बी आल्सो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, राणा प्रताप फॉट लाइक लायन इन द बैटल फील्ड। सो राणा प्रताप की यहाँ कंपैरिजन लायन से हुई है और कंपैरिजन का वर्ड लाइक लगा है। क्लियर? सो दिस वुड बी द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। सिमिली को बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा। सो सिमिली उपमा और मेटाफर जो है रूपक अलंकार होता है। मेटाफर में क्या होता है? दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन कराई जाती है, बट जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज होता है, इनका प्रयोग इसमें नहीं होता। सो मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन कराया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक, इसको इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज इम्प्लाइड सिमिली? सो मेटाफर इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। जो दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन कराया जाता है, इसलिए मेटाफर को बोलते हैं इम्प्लाइड सिमिली। ठीक, तो इसमें भी दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होता है, बट जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। दैट इज वाई मेटाफर को हम बोलते हैं इम्प्लाइड सिमिली। क्या बोला जाता है? इम्प्लाइड सिमिली। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। यहाँ जो लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शैडो से हो रहा है, बट इसमें जो कंपैरिजन का वर्ड है इसका प्रयोग नहीं है। ठीक, लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शैडो से डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसको मेटाफर कहेंगे। द कैमल इज अ शीप ऑफ डिजर्ट। जो सेकंड सेंटेंस है, द कैमल इज अ शीप ऑफ डिजर्ट, बताया जा रहा है जो कैमल होता है ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। सो कैमल का कंपैरिजन शिप से हो रहा है ना। यहाँ कैमल का डायरेक्ट कंपैरिजन शिप से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मेटाफर या इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर या इम्प्लाइड सिमिली। क्लियर? जो थर्ड सेंटेंस है, जो थर्ड टॉपिक है, पर्सनिफिकेशन, इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? इसमें होता है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या लाइफलेस थिंग्स, इनको यूज किया जाता है एज इफ दे वर्क्स लाइक लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, है ना। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रयोग किया जाता है एज इफ दे वर्क लाइक ह्यूमन, है ना। ऐसा प्रयोग किया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन की तरह काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? इनएनिमेट या लाइफलेस थिंग्स को ऐसे यूज किया जाता है
मानो वह किसी लिविंग बीइंग की तरह, किसी ह्यूमन बीइंग की तरह वह एक्ट कर रही हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, लव इज ब्लाइंड, यहाँ लव को ब्लाइंड बताया जा रहा है ना। क्या लव कोई व्यक्ति है जिसके पास आई होती हैं और वो ब्लाइंड होगा, है ना। यहाँ लव को डायरेक्ट पर्सनिफाई किया गया है ह्यूमन के रूप में कि लव ब्लाइंड होता है। सो फ्रेंड्स, प्रेम अंधा नहीं होता है, जो लव होता है प्रेम अंधा नहीं होता है, बट इसको पर्सनिफाई कर दिया गया है, जो लव को पर्सनिफाई किया गया है ह्यूमन बीइंग के रूप में, इसलिए ये एक पर्सनिफिकेशन होगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अथॉरिटी फॉरगेट्स टाइम मैन, ठीक, अथॉरिटी फॉरगेट्स टाइम मैन, अधिकार मरते हुए आदमी को भूल जाता है, ठीक। यहाँ अथॉरिटी को पर्सनिफाई किया गया है। अथॉरिटी कोई ह्यूमन नहीं होती है जिसके पास मेमोरी होगी और जो चीज़ों को याद रखेगी और मरते हुए व्यक्ति को भूल जाएगी, ठीक। तो यहाँ अथॉरिटी को पर्सनिफाई किया गया है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, द सन स्माइल्ड ऑन हर, द सन स्माइल्ड ऑन हर, बताया जाना जो सूर्य है वो उस पर मुस्कुरा रहा है ना। यहाँ सन को पर्सनिफाई किया गया है ना। सन इज पर्सनिफाइड एज ए ह्यूमन, बताया जा रहा है सूर्य उस पर मुस्कुरा रहा। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को देख कर मुस्कुराएगा। सो यहाँ जो सन है इसको क्या किया गया है, पर्सनिफाई कर दिया गया है एज ए ह्यूमन, दैट इट इज स्माइलिंग ऑन हर, बताया जा रहा है कि यह उसके ऊपर मुस्कुरा रहा है। सो सन को यहाँ पर्सनिफाई किया गया है। दिस वुड बी आल्सो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी सिमिली कह रहे हैं, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन में किसी भी चीज़ को पर्सनिफाई कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे सन को पर्सनिफाई कर कर एक ह्यूमन के रूप में बताया जा रहा है कि वह उस पर मुस्कुरा रहा है। नेक्स्ट, अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी क्या होता है, संबोधन अलंकार। अपस्ट्रॉफी को कहते हैं संबोधन अलंकार। व्हाट इज अपस्ट्रॉफी, लेट्स नो। जो अपस्ट्रॉफी होता है इसमें कोई थॉट्स होती है, डेड होता है या कोई एब्सेंट चीज़ होती है, उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है ना। डायरेक्ट उसको एड्रेस किया जाता है, किसको, किसी थॉट्स को, किसी डेड को या किसी एब्सेंट को डायरेक्ट जब एड्रेस किया जाए तो उसको हम बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी को एक आप आसानी से इसको भी पहचान सकते हैं कि इसमें एपस्ट्रॉफी का सिंबल लगा होता है, ठीक। एपस्ट्रॉफी का ये जो सिंबल ये बता देता है कि एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। कई बार इस सेंटेंस में नहीं दिया होता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एपस्ट्रॉफी में किसी थॉट्स को, किसी डेड को या किसी एब्सेंट चीज़ को डायरेक्ट इसको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। जब किसी भी थॉट्स, डेड या एब्सेंट को डायरेक्ट एड्रेस किया जाए तो दैट विल कॉल्ड एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमन, ठीक। बोला जाना है कि कमजोरी तेरा नाम औरत है। फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमन। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में हैमलेट अपने मदर को बोलता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ठीक, कमजोरी तेरा नाम औरत है। सो इसमें फ्रेलिटी को एड्रेस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका नाम औरत होता है, ठीक। सो फ्रेलिटी यहाँ एड्रेस की गई है इसलिए इसको एपस्ट्रॉफी बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइफ आई नो नॉट फॉर द व्हाट। इसमें लाइफ को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुझे तुम्हारी कला पता नहीं है, ठीक। सो इसमें लाइफ को एड्रेस किया गया है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज मिल्टन, thou shouldst be living at this hour। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour। इसमें डेड मिल्टन को एड्रेस किया गया है कि मिल्टन को इस समय रहना चाहिए, है ना। मिल्टन को इस समय जीवित रहना चाहिए। सो इसमें मिल्टन को एड्रेस किया गया है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। दैट वुड बी कॉल्ड एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। जब किसी डेड को डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा तो उसको भी हम एपस्ट्रॉफी बोलेंगे। मिल्टन डेड है और उनको एड्रेस किया गया है कि मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, आपको इस समय होना चाहिए, ठीक। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास
भास अलंकार। ठीक, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स है ना, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। ठीक, जब एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट वर्ड्स एक साथ प्रयोग किए गए हों, पुट टुगेदर यानी एक साथ लिखे गए हों, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, है ना। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। इसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। सो इसमें रेगुलरली और इरेगुलर दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर्स नाइफ इज काइंड क्रूएल। जो डॉक्टर्स का जो नाइफ होता है, जो डॉक्टर का चाकू होता है, एक काइंड और क्रूएल होता है। सो काइंड और क्रूएल, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ प्रयोग किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट, लव इज अ स्वीट पॉइजन। बताया जा रहा है जो लव है एक स्वीट पॉइजन है ना। स्वीट और पॉइजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। सो इट वुड बी आल्सो कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, सो व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। जब किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ लिखे गए हों, अपोजिट वर्ड्स के साथ अपोजिट अगर फ्रेज भी आ जाएंगे, तब भी उसको हम ऑक्सीमोरॉन ही कहेंगे। सो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट, अनामेटोपोइया। अनामेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। अनामेटोपोइया का मतलब क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार को हम बोलते हैं अनामेटोपोइया। इसमें क्या होता है, साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। जो साउंड होता है ना, आवाज़, वॉइस या साउंड, साउंड से पता चलता है कि यह अनामेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। किसी भी सेंटेंस में जब साउंड से रिलेटेड कोई वर्ड लिखा गया होगा, है ना, साउंड सजेस्टिंग वर्ड आर नोन एज अनामेटोपोइया। तो सेंटेंस जब पढ़ें, उसमें अगर कोई साउंड से रिलेटेड वर्ड का प्रयोग हो, दैट सर्टेनली विल कॉल्ड अनामेटोपोइया। ठीक, सो अनामेटोपोइया जैसे इसका नाम ही ध्वनि सूचक अलंकार, तो यह ध्वनि का बोध कराता है। किसका, ध्वनि का। जिस भी सेंटेंस में ध्वनि से रिलेटेड वर्ड आएंगे उसको हम अनामेटोपोइया कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बीज आर हमिंग। बीज आर हमिंग, जो मधुमक्खियाँ हैं ये हमिंग करती हैं। सो हमिंग एक प्रकार का साउंड है, सो ये अनामेटोपोइया होगा। द डोर क्लोज्ड विथ थर्ड, जो दरवाज़ा है धड़ से बंद हुआ, तो इसमें धड़ की आवाज़ और इसमें हमिंग, मधुमक्खियों के हमिंग की आवाज़, है ना। हमिंग और थर्ड इसमें साउंड सजेस्टिंग वर्ड हैं, इसलिए ये कहलाएंगे अनामेटोपोइया। नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके आगे नेक्स्ट और आएंगे। सो अगला है हाइपरबली। हाइपरबली को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, सो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसका एग्जैजरेट किया जाता है, या दे आर यू नो दे आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर और वर्स। ठीक, सो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जैजरेटेड एज ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर और वर्स। इसमें स्टेटमेंट को या तो चढ़ा बढ़ा कर कहा जाता है, या बहुत नीचे दिखा कर कहा जाता है अच्छे तरीके से, या काफ़ी ख़राब तरीके से उसको दिखाया जाता है। सो जिस भी वे में सेंटेंस को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड हाइपरबली। इसमें अक्सर सेंटेंस को एग्जैजरेट किया जाता है ना, चढ़ा बढ़ा कर बातें प्रेजेंट की जाती हैं। ऐसे सेंटेंस जो बिलीवेबल ना हो, है ना, जो क्रेडिबल ना हो, उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया जाता है इसमें। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। दरअसल जो बेलिंडा थी ये 16th और 17th सेंचुरी की एक बहुत खूबसूरत हीरोइन थी, ठीक ना, जिसको पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने अपने रेप ऑफ द लॉक में इसका जो डिस्क्रिप्शन किया है। सो
इसमें बताया जाता है, उसमें बताया है उसने कि बेलिंडा स्माइल एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज के, बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। सो बेलिंडा को इसमें प्रेजेंट किया गया है कि उसकी जो मुस्कुराहट होती है पूरी दुनिया को खुश कर देती है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी के मुस्कुराने पर पूरी दुनिया खुश हो जाए। तो स्टेटमेंट को काफ़ी चढ़ाया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन माई दिस लिटिल हैंड। ठीक, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड। इसमें बताया जा रहा कि अरब का सारा इत्र इस छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है शेक्सपियर के एक प्ले, शेक्सपियर का जो प्ले मैकबेथ है, मैकबेथ में ये स्टेटमेंट को लिखा गया है ना। मैकबेथ में क्या होता है कि एक मिनट, मैकबेथ में लेडी जो डंकन होती हैं, लेडी डंकन जो है कि जो लेडी मैकबेथ होती है और राजा डंकन की जब मर्डर कर देती है, उनकी जब हत्या कर देती है, तो उनके जो हैंड में, उसके जो हाथ में उनके जो ब्लड लगे होते हैं, उसी ब्लड की गंध उसको इतना ज़्यादा लग जाती है कि वह कहते हैं कि अगर अरब का सारा इत्र लाकर इस हाथ पर लगा दिया जाए तब भी उसके इस छोटे से हाथ को वह सुगंधित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लड की बदबू उसके दिमाग में चली गई थी वह ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उसने स्टेटमेंट बोला था, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड। सो अरब का सारा इत्र लाकर उसके हाथ पर गिरा दिया जाए तब भी वह उसके हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता है। सो स्टेटमेंट वहाँ से उठाया गया है और इसको एक्सेजरेट किया गया है। ठीक, जो नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है वह है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोन इन द बैटल फील्ड। जो युद्ध में खून की नदियाँ बहीं, है ना, कोई युद्ध थी उसमें बताया जा रहा है कि खून की नदियाँ बहीं। ठीक, सो इस स्टेटमेंट को भी चढ़ाया गया है, किसी भी युद्ध में खून की नदी नहीं बह सकती है। सो इसमें बताया जा रहा कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोन इन द बैटल फील्ड, कि युद्ध में खून की नदियाँ बहीं। सो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी एक्जेजरेट किया गया है। सो इट वुड बी आल्सो कॉल्ड हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQs फॉर्मेट में इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस लाऊंगा, है ना, ताकि और ज़्यादा इस टॉपिक पर डाउट क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।